आपको लिए चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही, दिखाते हैं किस तरह से वहां पर गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। Challenges in border management, terrorism, cyber security, cyber crime and all those things. Is the government keen in expanding the curriculum in human trafficking, especially used for flesh trade, domestic slavery and also organ theft? Moreover, narcotics also is an important subject. Is the government keen in expanding the curriculum in these subjects? Thank you very much, sir. उत्तर जो प्रश्न था, मूल प्रश्न, उसके उत्तर में इन सब बातों को रखा गया है। लेकिन जो भी अपराध का प्रकार महोदय बता रहे हैं, चाहे जिस प्रकार से किसी भी स्वभाव का अपराध हो, उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से हम उस पर पूरी तरह। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और बीजेपी के नेता दिनेश अचवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत दिनेश जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि आज पूरे देश को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का, जो शाम को होगा। तो क्या लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे तो विपक्ष को क्या अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे? देखिए, विपक्ष को तो अपने सवाल करने ही नहीं आ रहे हैं। विपक्ष वो सवाल कर रहा है जो उनको करने भी नहीं चाहिए। विपक्ष आज पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। जो सवाल पाकिस्तान को करने हैं वो सवाल आज विपक्ष कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि देश की भावनाएं, देश की जन भावनाएं उनसे आहत हो रही हैं जी। तो विपक्ष को एक राष्ट्रभक्ति का भाव दिखाना चाहिए। आज देश की सेना के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। देश की सेना ने जिस प्रकार से अपने पराक्रम से आज पाकिस्तान पर जो विजय पाई है, उस विजय को उत्साह के साथ उनकी सराहना करनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति के भाव में बहाना चाहिए। लेकिन वो क्या पूछते हैं कि हमारे कितने विमान गिरे? अरे पूछना तो ये चाहिए कि भाई भारतीय सेनाओं ने कितने पाकिस्तान के विमान गिराए हैं, कितने उनकी एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाया है, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को उन्होंने ध्वस्त किया है। लेकिन ये नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि उनको तो उनकी चिंता है, सदैव उन्होंने पाला है। क्योंकि आपको याद होगा 2008 के अंदर भी जब मुंबई हमला हमारे देश पर हुआ था, तो क्या हुआ था? इन्होंने क्या किया? उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हुए, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। उसमें भी जब कसाब ने स्वयं स्वीकार किया था कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी उसको नहीं स्वीकार किया। और मैं तो कहता हूं कि ये आज माननीय पी चिदम्बरम जी का जो बयान है वो देखिए, ये हमारे देश की सेनाओं के लिए कैसे कैसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान के वो आतंकवादी कहां से आए, कैसे आए। अरे सवाल ये है कि वो आतंकवादियों को आज, अब देखिए ऑपरेशन महादेव के माध्यम से भारतीय सेना ने उनको भी मार गिराया है और अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है, जारी लेकिन सर सियासत तो अब इस ऑपरेशन महादेव को लेकर भी होने लगी। लेकिन एक और रिएक्शन मेरा आपसे रहेगा। आपने चूंकि कहा कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, विपक्ष की तरफ से ये कहना कि जो आम जनमानस की भाषा है या उनकी आवाज है उसको हम लोग उठा रहे हैं। अब विपक्ष यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है वो आम जनमानस के जहन में भी उतर आए हैं। अब आम जनमानस और देशवासी भी, आधे से ज्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई भारत को कितना नुकसान हुआ ये बताइए। लेकिन आज सदन में जो तमाम दिग्गजों की भूमिका देखने को मिल पाएगी, उसके बाद क्या लग रहा है कि स्थिति क्लियर हो पाएगी किसी भी तरह से? हाँ बिल्कुल। देखिए, कल माननीय राजनाथ सिंह जी ने, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे इस भारत देश के, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सब कुछ क्लियर कर दिया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी अब अपनी अगर बात कहेंगे तो शायद सब कुछ क्लियर होगा। देश की जनता को तो सब कुछ क्लियर है, देश की जो देशभक्त जनता है उनको सब कुछ क्लियर है। लेकिन पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले इस विपक्ष को कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी भी इस देश की भाषा नहीं बोल सकते हैं, इस देश की सेना की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों से तो क्या आशा की जाएगी? ठीक है सर। संजीव जी, मैं आपके पास आते हुए सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज सदन में चर्चा होनी है और इसी चीज का इंतजार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन सर आप क्या समझ पा रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा होगी तो उसके बाद किस तरह की चीजें देखने को मिल पाएगी? क्योंकि सदन की जो कार्यवाही आज चलेगी या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बातें की जाएगी वो सिर्फ हमारे देश तक नहीं रहेगी, वो विश्व स्तर तक बातें जाएंगी। देखिए, ये जो संसद में वर्तमान समय में चर्चा चल रही है ये बेहद महत्वपूर्ण है
और ये जो चर्चाएं होंगी, जो भी बातें वहाँ पर रखी जा रही हैं, आने वाले समय में भी रखी जाएंगी, ये मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। और जाहिर है कि जो हमारा शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान है उसकी भी इस पूरे चर्चा पे पैनी नज़र है। और इसी वजह से इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जितने भी संसद में जो नेतागण हैं, जितने भी पार्टीज़ हैं, जब कभी भी वो अपने विचार रखें तो अपने विचारों में इस तरीके का संयम रखें कि कोई उसमें गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है ये पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है, ये सभी की जिम्मेदारी है और ये पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि कोई ऐसी बातें न कही जाएं कि जिससे कि हमारी सेनाओं के मनोबल पर कोई नकारात्मक असर पड़े या राष्ट्र के बारे में कोई गलत मैसेज पूरे विश्व में जाए। अभी हमने ये देखा था कि पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर के पूरे मैसेज को लेकर के हमने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था और उसका लक्ष्य यही था कि जो पाकिस्तान के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, लाइज, जो झूठ और फरेब का जो पूरा तंत्र रचा गया उसको बेनकाब करने का जो कार्य था ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने किया। और अब जब अपने राष्ट्र के अंदर ही ये चर्चा हो रही है और भारत की संसद में जो सर्वोच्च स्थल है उस वहाँ पर जो चर्चा हो रही है, तो जाहिर है कि जो बातें हैं, जो मैसेजेस हैं वो बड़ी सकारात्मक जाने चाहिए। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर आज इस चर्चा में हम सभी बैठ रहे हैं, सभी नेतागण बैठ रहे हैं, तो जाहिर है कि इसमें चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि हमारा जो आने वाला जो भविष्य है वो कैसे अधिक से अधिक सुरक्षित हो, कैसे हम अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को किस तरीके से और अधिक विकसित करें और अधिक रोबस्ट बनाएं, मजबूत बनाएं, इसके ऊपर भी नेताओं को और सभी दलों को अपने विचार साझा करने चाहिए। ये सिर्फ नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ आलोचना के उद्देश्य से इस चर्चा को करें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है और यही तो एक लोकतंत्र की खूबी होती है कि हम जब कभी भी संकट का समय आता है तो हमें एकजुटता दिखाते हैं और उसके बाद में जब स्थितियां नॉर्मल होती हैं तो उसके बारे में क्या लेसन्स हैं वो हम कैसे लर्न कर सकते हैं, उन सारी बातों पर सकारात्मक तरीके से विचार करते हैं। तो मेरा मानना है कि इसीलिए सर कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मोहम्मद आसिफ जी। सर बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। मोहम्मद आसिफ जी, चूंकि देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होना है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार यहाँ पर कल भी देखने को मिला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जो भाषण दिया गया उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। वहीं आज तमाम दिग्गजों की भूमिका देखने को मिल पाएगी सदन के अंदर, तो उसके बाद क्या लग रहा है जो सवाल आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उन सवालों के जवाब आप लोगों को पूरी तरह से मिल जाएंगे? देखिए, हम उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि वो सदन में आकर पूरे देश को सच बताएं। जिस चीज से वो भाग रहे थे आज तक उसका जवाब दें। किस तरीके से 25 बार ट्रंप साहब ने कहा उसका जवाब दें। आपके मित्र हैं वो, उस मित्र की बात का आप अभी तक जवाब नहीं दे पाए। देश को बताइए, मित्रता पहले है या देश पहले है? व्यापार पहले है या देश पहले है? इसका आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना है सदन के अंदर। तो बताएंगे कि हमें कारोबार पहले करना, देश की रक्षा हमारे लिए पहले है। जो आपने एक दूसरी ताकतों के खिलाफ कहने पर जो संघर्ष विराम किया उसका भी आपको जवाब देना है कि हमारे बीच में तीसरा मुल्क कैसे घुस गया, कैसे तीसरा मुल्क इतना ताकतवर हो गया कि हमारे फैसले वो लेने लगा। ये देश को आज प्रधानमंत्री बताएंगे। विपक्ष यही पूछ रहा है, विपक्ष ये पूछ रहा है ये कौन सा आपका प्रेम था, पाकिस्तान प्रेम था जो आप बिना बताए प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान चले गए थे जी। ये क्या मोहब्बत थी आपको? क्या लाल किशन आडवाणी जी को मोहब्बत थी पाकिस्तान से? वो जिन्ना की बाजार पे चले गए और सेकुलर बता दिया। तो ये तो देश पूछ रहा है ना कितना पाकिस्तान प्रेम भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, आरएसएस के नेताओं को है। किस तरीके से कर्नल सोफिया के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए, उस पर क्या देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी? क्या वो देश के प्रधानमंत्री बताएंगे उनके जो एमपी बोल रहे थे सही बोल रहे थे? वो कहा उन्होंने विरोध किया कभी? यही तो पाकिस्तान की भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग समर्थन करते हैं। उसी का जवाब आज देश के प्रधानमंत्री को देना है कि ये भाषा कर्नल सोफिया के बारे में जो बोला गया। और इनके एक एमपी कहता है फौज में तो जाते मरने के लिए है, किसी ने उसका विरोध नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो आज मालूम होना चाहिए ना किस तरीके से वो जो 4 आतंकवादी
पहलगाम में घुसे, जिस तरीके से बहन बेटियों का, भाइयों का हमारे कत्ल किया, उस कत्ल करने के बाद में रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, जिम्मेदारी ली कि बॉर्डर की सीमाएं तो रक्षा मंत्री दुनिया में माहौल बनाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन्हें देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन ये हरकत सेना के शौर्य को नकारना और देश के प्रति नकारात्मक सोच रखना। देखिए, लगातार सदन के बाहर से तमाम दिग्गजों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और निश्चित तौर पर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं मोहम्मद आशिफ जी, लेकिन आप अपनी बात को निश्चित तौर पर कंप्लीट कीजिएगा। उसमें मेरा एक सवाल छोटा सा ऐड ऑन कर रही हूं सर, उसके बाद आप अपनी बात को पूरी तरह से रखिएगा। आपने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में सब कुछ सच बोले ताकि विपक्ष उस भरोसे में आ जाए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र भी कर लिया गया, इन तमाम बातों को लेकर अपनी बात रख भी दी गई, तो क्या विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? विपक्ष को यह आश्वासन हो जाएगा कि अगला इंसान सच बोल रहा है सदन में? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जब नोटबंदी की थी 50 दिन के अंदर देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मुझे चौराहे पे बुला लीजिएगा, जो सजा देनी हो दीजिएगा। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? उसके बाद आपको मालूम है ना, RDX आया 350 किलो, 42 हमारे सैनिक शहीद हुए, कितने अटैक हुए हमारे यहाँ आतंकवादियों के। क्या खत्म हुआ? किस बात पे देश के प्रधानमंत्री यकीन करें हम? यकीन तो उन्होंने खो दिया है देश की जनता से, देश को बोलने के। जब बोलते हैं आज आपको मालूम है किस तरीके से उनके वादे रहे, कैसे वो खोखले वादे साबित हुए हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा आज सदन में आके बोले, बताएं। अभी मैं गिरिराज सिंह को सुन रहा था, ये वही गिरिराज सिंह है, बिहार में चुनाव चल रहा था, बिहार की जनता अपना नेता चुन रही थी और वो कह रहे थे पाकिस्तान में मिठाइयां बटेंगी। क्या बिहार की जनता पाकिस्तानी जनता है? उस अवाम का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। एक सदन में बैठा शख्स, एक मंत्री इस कैबिनेट के अंदर, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को बोलते हुए कि पाकिस्तान में मिठाइयां बटेंगी? क्या पाकिस्तान में मिठाइयां बट रही है सरकार बनने में? हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मजाक उड़ाते हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोगों के बयान आपको मालूम है किस तरीके देश के तोड़ने वाले बयान अक्सर वो देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता, शीर्ष नेता कभी उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि उनके ऊपर उनका हाथ है। आप बोलते रहिए, देश का माहौल ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे माहौल से ही वोट मिलता है, हमें अपने काम पे वोट नहीं मिलता है। काम से तो भाग रहे हैं। हमने जो जो वादे किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 के अंदर, सब खोखले साबित हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि जब जब डॉलर बढ़ता है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की मुल्क की साख गिरती है। $8 सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है। क्या नरेंद्र मोदी की साख कितनी नीचे गिर रही है ये बताने की मुझे जरूरत तो नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी खुद के अल्फाज हैं। तो उनके अल्फाजों में हम जाएंगे ना, तो आप एक डिबेट कीजिए बड़ी सी, जो जो उन्होंने वादे किए, जो जो उन्होंने घोषणाएं की, जिस तरीके से वादे किए सब खोखले साबित हुए। आज देश को उन्हें बताना पड़ेगा कि सर्जिकल जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों के पल्ला के खड़ा कर दिया, जो हमारी सेना इतनी सक्षम है, दुनिया के अंदर डंका बसता हमारी सेना का। हमें गर्व है हिंदुस्तान की सेना के ऊपर, हम फख्र महसूस करते हैं। हम ये महसूस करते हैं अगर जरूरत पड़ी मुल्क की खातिर हम बलिदान अपना देंगे। हम इनकी तरह नहीं भाग जाएंगे बलिदान देने पे। इनका इतिहास तो इतना बुरा इतिहास है कि माफ आती है, मुझे शर्म आती है कहते हुए, ये वही लोग हैं जो मुल्क आजादी के लोग शहीद हो रहे थे, ये इनके लोग झूठी गवाहियां देके उन्हें सजाए करा रहे थे। आज वही तो लोग सत्ता में हैं। इनसे कैसे देश की कुर्बानी की उम्मीद करेंगे, कैसे देशभक्ति की उम्मीद करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक हिंदुस्तान के तिरंगे से मोहब्बत नहीं की। ये उन्हीं लोगों से आज बात कर रहे हैं बैठ के हम, जो चैनल में बैठ के सरकार में बैठे किस तरीके से देशभक्ति की जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है, आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दिनेश जी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा आपसे ही सवाल है आशिफ जी कि मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ है सर, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सदन में जिन तमाम सवालों का और जिन तमाम मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन बातों का अगर रख भी दिया गया पटल पर, तो क्या आप लोगों को यकीन कैसे होगा कि वो सच बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की जो सुई है सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर अटकी हुई है, विपक्षी पार्टियों की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले भी इस बात का जिक्र किया गया कि सीज फायर इस बात पर नहीं हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ट्रेड का हवाला दिया था। सीज फायर इस बात पर हुआ था कि भाई पाकिस्तान यहां पर गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान ने भीख मांगी सीज फायर को लेकर, उसके बाद हुआ। अब सवाल वही अटका हुआ है कि आप लोगों को यकीन कैसे होगा कि सामने वाला शख्स जो सदन में बोल रहा है वो सच है? कम शब्दों में प्लीज अपनी बात रखिएगा, उसके बाद आपके सवालों का जवाब दिनेश जी देंगे। हमने मान लिया पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। हाँ,
हमने मान लिया, हमारी सेना ने पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने मजबूर कर दिया, घुटनों के बल खड़ा कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता, एक एक शख्स हिंदुस्तान का जो मुल्क से प्यार करता है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा था, सरकार के साथ खड़ा था। हर शख्स ये चाहता था अब पाकिस्तान का आतंकवाद के लेकर नस्ते नाबूद कर दिया जाए। लेकिन कैसे ट्रंप साहब ने ट्वीट किया, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। ये मध्यस्थता कैसे गुची अमेरिका की? अगर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हमने मानना है सारी बातों को, लेकिन ट्रंप साहब ने आधे घंटे पहले कैसे ट्वीट किया? ये बोलिए अमेरिका से आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार में हिम्मत नहीं है अमेरिका के खिलाफ बोलने की। किस तरीके से दिनेश जी, जरा आप जो तमाम चीजें हैं, जो सवाल हैं आप लोगों की सरकार पर उठ रहे हैं, केंद्र सरकार पर उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं अभी आसिफ भाई की एक बात का जवाब देता हूँ। ये डीमोनेटाइजेशन जो मोनेटाइजेशन हुआ था उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। वो नोटबंदी नहीं, नोट बदली था। भारत सरकार ने नोट को बदल कर दिया और उससे इनको इसलिए दर्द हुआ क्योंकि उससे आतंकवाद की कमर टूटी। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी सरकारों के समय पे हर बस के पीछे, हर ट्रेन पे, हर बाजार में, हर मार्केट में, हर कोने पे एक ही चीज लिखी रहती थी कि लावारिस वस्तु बम हो सकती है। अपनी सीट के नीचे देख लीजिए, अपने आगे देख लीजिए, अपने पीछे देख लीजिए। लेकिन आज वो स्लोगन कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आतंकवाद को घाटी से आगे नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन इन लोगों को भी उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी कमर तोड़ने के बाद, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने उनको बख्शा नहीं। हमारा भाव कभी युद्ध का नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मित्रता का भाव रखा। जिस प्रकार से माननीय अटल जी ने लाहौर बस सेवा से उनसे मित्रता बढ़ाने की कोशिश की, और परिणाम में जब उन्होंने हमें कारगिल दिया, लेकिन तो हमारे वीर सैनिकों ने भी है ना कि जब भारत ने मित्रता का भाव रखा और उस चीज को लेकर आगे गया, तो दूसरे देशों ने क्या किया? वो मित्रता का भाव उन्होंने नहीं रखा। मैं वही बता देना चाहता हूं कि हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री हमेशा मित्रता का भाव रखना चाहता है। भारत कभी भी किसी से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई युद्ध करना चाहता है तो फिर भारत उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस पर लेके चलते हैं। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कारगिल का युद्ध हुआ तो अटल जी ने भी उनको जवाब दिया, और कारगिल में देखिए आज भी किस प्रकार से उसको मुंह की खानी पड़ी। और इसी प्रकार से उसका भाव आप परिणाम देखिए, जिस प्रकार से बालाकोट आप देख लीजिए 2016 के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, बालाकोट 2019 में देख लीजिए, और ऑपरेशन सिंदूर तो आपके सामने आज देख ही रहे हैं, जिसके ऊपर ये सरकारें, ये विपक्षी किस प्रकार से बौखला गए हैं। क्योंकि ये बौखला गए, आज इनको पता है कि इनके जो स्लोगन देने वाले थे, जो इनको चलाने वाले थे, जो इनको इस देश में बांटो और राज करो की नीति देने का काम करते थे, आतंकवाद को ये लोग बढ़ाते थे। और आज इनको दुख हो रहा है, क्योंकि आज इनके वो साथी, इनके वो जो बढ़ावा देने वाले वो लोग मर रहे हैं। उनका आज हमारे भारत के सैनिक उनको मार रहे हैं, तो इनको दुख हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित भारत बनाने के लिए किसी भी दुश्मन देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हम पड़ोसी देशों से, क्योंकि हम पड़ोस तो नहीं बदल सकते, पड़ोसियों के साथ हम हमेशा मित्रता का भाव रखना चाहते हैं। इसलिए जब पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, 10 तारीख के दिन जब उनके एयरफील्ड सारे हमारे भारत के सैनिकों ने उड़ा दिए, हमारी एयर फोर्स ने उड़ा दिए, तो उसके बाद उन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू किया और भारत के डीजीएमओ से, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की, तब ये युद्ध विराम की घोषणा हुई है। और ये लोग सवाल उठाते रहते, अरे इनको तो सवाल उठाना चाहिए कि भैया क्यों कसाब के, जब ये बताने के बाद भी कि पाकिस्तान से हम लोग आए हैं और इतना मुंबई अटैक हुआ और 250 से अधिक लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे, तो इन्होंने क्या किया? एक डोजर दे के ही बस सीधा सीधा लीपापोती कर दी। क्या किया इन्होंने? अरे भाई, आपने तब 1962 के अंदर कितनी जमीन आपने चाइना को दे दी थी, कितने सैनिक हताहत हुए थे, जन भावनाएं कितनी आहत हुई थी। ये सवाल तो हमने कभी नहीं किया। विपक्ष में तो उस समय भी थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भाई आप लोगों का सवाल ही गलत है। आप लोग पहले सवाल जाने, आप जन भावनाओं को अहित ना करें भाई। सच्चाई, और एस जयशंकर प्रसाद जी ने जब कल सदन में बोला था, तो माननीय अमित शाह जी ने भी यही बात की थी कि एक शपथ लिए हुए मंत्री ने जब आप ये बता दिया है सदन में खड़े होकर कि भाई हम ट्रंप की ऐसी कोई बात नरेंद्र मोदी जी से नहीं हुई इस युद्ध विराम के ऊपर, लेकिन फिर भी इनको भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ये भरोसा करना ही नहीं चाहते। ये कभी भरोसा नहीं करना चाहेंगे। ये आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तान की भाषा बोलनी है, इनको आतंकवाद की भाषा बोलनी है।
इनको वो हजम ही नहीं हो रही है। और इसी कारण से अमित शाह जी ने बोला था कि अगले 20 साल भी आप उसी विपक्ष की सीट पर बैठे रहेंगे जहां आज आप बैठे हुए हैं। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए, सर पॉलिटिकल पार्टियों पे ना जाते हुए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के रिएक्शन आप सुन ही रहे हैं, अब विपक्ष की तरफ से लगातार और कई आम जनमानस यानी देश दो गुटों में इस वक्त बटा हुआ है। कोई यहां पर समर्थन कर रहा है विपक्षी पार्टियों का, कोई सीधा सीधा जवाब दे रहा है। जो लोग विपक्षी पार्टियों के सवालों का समर्थन कर रहे हैं उनका ये सवाल है कि भारत को कितना नुकसान हुआ ये केंद्र सरकार बताए, और आज शायद पटल पर उन्हीं तमाम चीजों को रखा जाएगा। लेकिन क्या उन लोगों को या विपक्षी पार्टी को ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि पाकिस्तान आज तक एक प्रूफ नहीं दे पाया? उस दिन जब ये पूरी रात को और आधे पौन घंटे का जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो उस दौरान पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? भारत ने एक एक वीडियो दिया, एक एक फोटो दी, जिसके आधार पर पूरे विश्व ने देखा कि भाई किस तरह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। कई आतंकी जो ठिकाने थे वो ध्वस्त हुए, लेकिन पाकिस्तान के प्रूफ देने की जब बारी आई तो पाकिस्तान बस गीदड़ भभगी देता रहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक प्रूफ नहीं आया। क्या इतना ही संतुष्टि के लिए सही नहीं है तमाम लोगों के लिए? देखिए, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि देश में कोई भी दो गुट इस संदर्भ में हो ही नहीं सकता है। अगर कोई सवाल उठा रहा है तो वो चंद लोग हैं, कुछ मैं ये कहूँगा कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को और अपने व्यक्तिगत हितों को राष्ट्र के हितों के पहले रखने वाले सोच के आधार पर करने वाले जो आगे जो भी अपना कार्यकलाप करते हैं वो ऐसे ही लोग हैं। जहाँ तक राष्ट्र की बात है तो पूरा भारत आज गर्व से भरा हुआ है। ये जो भारत है, जाहिर है कि 26/11 का भारत नहीं है, ये बदला हुआ भारत है, एक नया भारत है। और ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत है, ये आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। आतंकवाद को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करता है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दिखाता है। और अब तो हमने पाकिस्तान को एक ये भी कह दिया है कि अगर अगली बार किसी तरीके की कोई आतंकी साजिश भारत के खिलाफ रची गई तो हमारे ऑप्शंस तो सारे ऑन द टेबल हैं ही। साथ ही साथ हम जो कार्रवाई करेंगे उसमें आतंक के आकाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये एक युद्ध की घोषणा होगी। तो ये जो सख्त रुख आज आतंकवाद के प्रति अपनाया गया है उसको पूरा भारत सपोर्ट करता है। पूरे भारत के प्रत्येक जो नागरिक के अंदर इस बात का गर्व है कि हमने और हमारी सेनाओं ने शानदार पराक्रम का परिचय दिया है और तीसरी बार हमने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान को तो हमने हर एक युद्ध में शिकस्त देने का ही कार्य किया है। हमारी सेनाएं लगातार पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल करती रही हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है स्पष्ट रूप से कि ये जो समय है पूरे राष्ट्र को इस बात पर गंभीरता के साथ चिंतन मनन करने का विषय है कि हम अपने राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की दिशा में किस तरीके से आगे ले जाएंगे। और उसके रास्ते में जो आतंकवाद की चुनौती है या विस्तारवाद की जो चुनौती है, अन्य कोई अगर चुनौती पेश करने की कोशिश करेगा तो उसको हम कैसे करारा जवाब देंगे, इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता है। जो पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया है वो तो दिया ही गया है, पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया गया है। और जो विपक्षी की जो नेता गण हैं वो जाहिर है कि उन्होंने अपने अपने दलों के प्रतिनिधियों को भी भेजा था उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में। तो इस बात को भी उन्हें समझना होगा कि जो भी बातें वो रखेंगे और जो भी इस तरीके की बातें वो पब्लिक डोमेन में रखने जा रहे हैं या रख रहे हैं, उसका जो मैसेज है वो पूरे विश्व में जाता है। पाकिस्तान भी इसको बहुत ही क्लोजली फॉलो करता है। और हमने ये भी देखा था और देखिए सर, संजीव श्रीवास्तव जी, इसी सवाल के साथ आऊंगी जो यहाँ पर लगातार यहाँ पर चीजें उठाई जा रही है। दो मुद्दे हैं इस वक्त देश में बहुत गहमा गहमी के साथ चल रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा यानी कि बहस का इंतजार सभी कर रहे हैं और उसको लेकर तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ कल जब ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के जो मास्टरमाइंड है उसके साथ 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, तो उसके बाद भी सर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा हो कैसे गया कोइंसिडेंस की यहाँ पर चर्चा की शुरुआत हुई और वहां पर सुरक्षा बलों के हाथ सफलता लग गई। सवाल ये सर कि ऐसे क्या सेना के मनोबल पर ठेस नहीं पहुंचेगी कि एक तरफ हम सेना के मनोबल को यहां पर बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठा दिए जाते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर रहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को हम अभी नहीं भूले हैं, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हम नहीं भूले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत पाकिस्तान के बीच में मैच की बात चल रही है। देखिए, जहां तक ऑपरेशन महादेव का प्रश्न है तो एक बार फिर से भारत की सेनाओं ने, भारत के सुरक्षा बलों ने, भारत की खुफिया एजेंसीज ने अपनी जो महारत है, अपना जो पराक्रम है वो एक बार फिर से दिखाया है।
और इस तरीके के जो भी पहलगाम के आतंकी घटना के वांछित आतंकी थे उनकी तलाश में हमारी एजेंसीज लगातार लगी हुई थी और कल उनको जा कर के सफलता मिली है। और हासिम मूसा नामक ये जो आतंकी है वो ढेर किया गया है। यासिर नामक दूसरा लश्कर तोयबा का आतंकी जो पहलगाम के लिए जिम्मेदार था वो भी ढेर किया गया है। एक अन्य आतंकी भी लश्कर तोयबा का मारा गया है। तो ये बड़ी सफलता है और इसके ऊपर तो विपक्ष के दलों को, भारत की सरकार को बधाई देनी चाहिए। लेकिन ये जो ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी में, अगर अब ग्लास हाफ एम्प्टी वाला अप्रोच आप देखें कि आधी गिलास खाली क्यों है, और भविष्य में जो है इस तरीके की जब भी कोई भारत एक्शन लेता है तो उसके ऊपर भी इस तरीके की बातें वो कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये अप्रोच बहुत ही नकारात्मक अप्रोच है और ये भारत के सुरक्षा बलों के लिए, भारत की सेनाओं के लिए अच्छे मैसेज नहीं देता है और साथ साथ पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्र को ये मौका देता है कि वो इस तरीके के बयानों को अपने चैनल्स पे दिखाएं और पूरे विश्व में फॉल्स प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को गढ़ें कि भारत जो भी कार्रवाइयाँ कर रहा है उसमें कोई लूप होल्स हैं, उसमें कोई कमियां हैं। तो ये इस तरीके की बातें करना, इस तरीके के बयान देना और भारत की सेनाओं पर, सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े करना, ये मैं कहूँगा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिम्मेदार दलों को, जिम्मेदार नेताओं को इस तरीके के बयानों को देने से बचना चाहिए। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है यहाँ पर और भारत विकसित भारत बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अनेक चुनौतियाँ भी हैं और उन चुनौतियों पर बात करें, उन चुनौतियों पर आलोचना हो सकती है कि विकास का मॉडल और धारदार कैसे बनाया जाए, इन सारे विषयों पर वाद विवाद हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर, और जब ऑपरेशन महादेव जैसा एक बहुत ही संवेदनशील ऑपरेशन किया गया, उसके ऊपर ये कहना कि उसी दिन क्यों हुआ कि जब संसद में चर्चा चल रही थी, तो ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत बयान है और इस तरीके के बयानों से जिम्मेदार नेताओं को बचने बिल्कुल, ना की सिर्फ आवश्यकता है। दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि बेहद शर्मनाक है जब सेना के मनोबल को एक तरफ बूस्ट करने की बात कही जाती है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की चीजें और बयान सामने आ जाते हैं।